फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी ब्रेन। तो ये है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, चैप्टर 4, सेलिना बुक, क्लास 7। हमें यहाँ से एक्टिविटीज़ से कंटिन्यू करना था। ये है पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1, टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटी किस लिए है? ताकि वो दिखा सके कि फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो कलर का ग्रीन कलर, जो लीफ का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लीफ का कलर ग्रीन भी नहीं होगा। Although most leaves are green, some have white or yellow patches on them. मोस्ट ऑफ द लीव्स जो होती है वो ग्रीन ही होती है, लेकिन कुछ लीव्स में वाइट या येलो पैचेस होते हैं। एग्जाम्पल है उसका कोलियस। कोलियस के लीव्स एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। उन लीव्स को बोलते हैं हम वेरीगेटेड लीव्स। तो जो लीव्स जिसमें वाइट और येलो पैचेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। तो इसका डेफिनेशन होगा, द लीव्स विच हैव वाइट और येलो पैचेस ऑन देम आर नोन एज वेरीगेटेड लीव्स। एग्जाम्पल कोलियस, लीव्स ऑफ कोलियस। Now, let's start the activity. Only the green part of leaf shows production of starch. जो लीव्स में वाइट या येलो पैचेस है उसमें क्लोरोफिल है नहीं, तो उसमें जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है। जो ग्रीन पार्ट होता है वही प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च शो करता है। तो ये हम करेंगे स्टार्च टेस्ट एक वेरीगेटेड लीफ पे, ताकि हमें पता चले कि जो कलर्ड पार्ट है, मतलब जो नॉन ग्रीन पार्ट है, वो क्लोरोफिल जो पार्ट क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, और जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एक वेरीगेटेड लीफ पे हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमें एक वेरीगेटेड लीफ, प्लांट का वेरीगेटेड लीफ सनलाइट में रखना है, जिससे कि वो अच्छे से स्टार्च प्रोडक्शन कर सके और फोटोसिंथेसिस उसने परफॉर्म किया हो। तो अब ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द लीफ विल टर्न ब्लू ब्लैक विच वर ग्रीन। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद, स्टार्च टेस्ट के बाद, वही लीफ के पार्ट्स ब्लू ब्लैक हो जाएंगे जो कि ग्रीन थे, while the white और येलो पैचेस remain unchanged। जबकि जो वाइट और येलो कलर्ड पैचेस हैं वो अनचेंज रहेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। दिस शोज दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स। तो हमें इस पर स्टार्च टेस्ट करना है। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट्स है, जो ग्रीन कलर्ड पार्ट है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएंगे, और जो पार्ट्स है, जो येलो और वाइट पैचेस वाले पार्ट्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। Activity 2, to show that light is necessary for photosynthesis. Now, हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? हम ये एक्टिविटी ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती है। एक्टिविटी 1 का एम था ये, बहुत बार एम भी पूछा जाता है। तो एक्टिविटी 1 का एम है ये, एक्टिविटी 2 का एम है ये। इस एक्टिविटी का एम है ये, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। टेक अ पॉटेड प्लांट विच हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड बाय कीपिंग इन डार्क रूम ओवरनाइट। हमें एक प्लांट रखना है जो पॉटेड प्लांट हो और उसे डिस्चार्ज करना है, मतलब उसे कुछ इस फॉर्म में करना है कि उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया हो। तो अगर उस प्लांट को हम डार्क में रख देंगे तो उसे सनलाइट नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। उसमें ग्लूकोज नहीं रहेगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। Cover its one leaf on the upper surface by black paper which has a design cut on it. तो एक लीफ को उसमें से कोई भी एक लीफ को ऐसे एक ब्लैक पेपर से कवर करना है, जिससे कि पूरी लीफ कवर हो जाए, लेकिन बीच में एक डिज़ाइन कट हो, जिससे कि बाद में हमें डिफरेंस दिख पाए। उसके बाद क्लिप द पेपर फर्मली एज शोन इन द फिगर। ऐसे
पेपर क्लिप से आप उसे क्लिप कर दीजिए पेपर लीफ के साथ। आप नॉर्मल क्लिप से मत कीजिएगा, उससे लीफ डैमेज हो सकती है। पेपर क्लिप काफ़ी लाइट होती है तो लीफ उससे डैमेज नहीं होगी। उसके बाद वो पेपर लगाने के बाद कीप दिस सेटअप इन सनलाइट फॉर 6 to 8 आवर्स। उसके बाद आपको उसे वापस से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने देना है। उसे सनलाइट में 6 से 8 घंटे तक रखना है। नाउ प्लग दिस लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव द ब्लैक पेपर। अभी इस लीफ को प्लांट में से तोड़िए और उसमें से ब्लैक पेपर हटाइए। उसके बाद उसमें स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करिए, जैसा कि एक्टिविटी 3 में दिया है। एक्टिविटी 3 हम करेंगे, उसमें स्टार्च टेस्ट परफॉर्म करिए। और उसके बाद जो लीफ अनकवर्ड था, जो लीफ एक्सपोज टू सनलाइट, जो लीफ सनलाइट ले रहा था, जो लीफ सनलाइट पा रहा था, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जो कि दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस उसी पार्ट में होता है जो लाइट रिसीव करते हैं। नाउ ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इस लीफ को ब्लैक पेपर से ही कवर क्यों किया। अब हमने इस लीफ को ब्लैक पेपर से इसलिए कवर किया ताकि ये लीफ अब्जॉर्ब कर ले लाइट और कोई भी लाइट पास ना, ताकि ये पेपर सारी लाइट अब्जॉर्ब कर ले और कोई भी लाइट लीफ तक पहुंचने ना दे। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी, ये स्टार्च टेस्ट वाली एक्टिविटी हम करेंगे। यही एक्टिविटी हमें इसमें परफॉर्म करनी है, स्टार्च टेस्ट करना है, फिर हमें ये रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स डू एक्टिविटी 3 नाउ। एक्टिविटी का 3 का एम का क्या है कि टू शो दैट द स्टार्च प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये दिखाने के लिए कि जो स्टार्च होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम लीफ में प्रोड्यूस होता है। Pluck a green leaf from a plant which has been growing in bright sunlight. आपको कोई ऐसा प्लांट में से लीफ तोड़नी है जो सनलाइट में अभी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हो, जो बहुत देर से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही हो, तो वो स्टार्च होनी चाहिए, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो लीफ बहुत देर तक सनलाइट में रहनी चाहिए। Put this leaf in beaker with boiling water about 2 to 3 minutes to kill all the cells, denature the enzymes and make the leaf more permeable to iodine solution. इस लीफ को आपको बॉइलिंग वाटर में बॉईल करना है ताकि इस लीफ के सारे बैक्टीरिया, सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मर जाए और ये आयोडीन सॉल्यूशन में आयोडीन टेस्ट के लिए और परमेएबल हो जाए। Take the leaf out of the beaker and place it inside a tube containing boiling methyl alcohol. Put the tube of alcohol in beaker of boiling water. ये लीफ को आप एक बीकर में रखिए, उसके बाद एक ट्यूब कंटेनिंग एक बीकर में रखिए, एक ट्यूब में रखिए जिसमें मिथाइलेटेड अल्कोहल हो, उसके बाद उस ट्यूब ऑफ अल्कोहल, उस अल्कोहल के ट्यूब को एक बॉइलिंग वाटर के बीकर में रखिए। उसको डायरेक्टली हीट मत करिए क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो फ्लेमेबल होता है, तो उसे बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल के हीट करिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद जो लीफ है वो उसका क्लोरोफिल एंटायरली लूज़ कर देगी और एकदम कलरलेस और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसके बाद उस डिकलरिश लीफ को, जिसमें से लीफ का कलर छूट चुका है, उस लीफ को वॉश करिए उसमें से अल्कोहल निकालने के लिए। उसके बाद उस लीफ को पेट्री डिश में डालिए और कुछ आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालिए उसके ऊपर। उसके बाद जल्द ही वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगा, जो दिखाता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। एक्टिविटी 4, टू शो दैट ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी क्यों है, ये दिखाने के लिए फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ा जाता है। ये जस्ट दिखा रहा है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम ये गैस रिलीज़ करता है, लेकिन अगर हमें टेस्ट करना है कि ऑक्सीजन ही रिलीज़ करता है तो इसके बाद इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊँगी।
टेक अ बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लीजिए और उसका 3/4 पार्ट, मतलब उसका 3/4 मतलब उसका 3 पार्ट्स करके उसमें से उसका 3/4 जो है उसे पानी से भर दीजिए। उसके बाद उसमें हाइड्रिला प्लांट ही डालना है, क्योंकि वो एक वाटर एक्वाटिक प्लांट है। तो फिर वो एक्वाटिक प्लांट है तो वो वाटर में रेस्पायर कर पाएगा। बाकी सारे प्लांट्स जो एक्वाटिक नहीं है वो वाटर में रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हाइड्रिला को ही वाटर में डालना है। So take the hydrilla and put it into the water and the stems of the plant should be placed upwards। तो plants के stem है वो ऊपर की तरफ फेस करने चाहिए। उसके बाद और ये जो आपका हाइड्रिला है उसको आपको एक कोनिकल फ्लास्क में डाल के उल्टा करके रखना है। उसके बाद प्लेस योर थंब ऑन द ओपनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड स्लोली इन्वर्ट दिस ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए उसके ऊपर अपना थंब रखिए। उसके बाद उसको जो फनल है उसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद इस अरेंजमेंट को सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रखिए और आपको क्या ऑब्ज़र्व होता है कि बबल्स जो है, गैस के बबल्स है उसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आपको ऑक्सीजन का टेस्ट करना है तो जल्दी से टेस्ट ट्यूब को हटा के एक ग्लोइंग मैचस्टिक और स्प्लिंटर, यहाँ पे दिया ना इंसर्ट अ ग्लोइंग मैचस्टिक और स्प्लिंटर, मतलब ग्लोइंग मैचस्टिक और स्प्लिंटर मतलब ये नहीं कि जलती हुई मैचस्टिक और स्प्लिंटर। इसका मतलब ये है कोई मैचस्टिक और स्प्लिंटर को जला के उसे बुझाइए, उसके बाद उसमें जो थोड़ा सा चिंगारी जैसी आग रहती है वैसी मैचस्टिक को उसके पास लाइए और वो मैचस्टिक जलने लगेगी। और क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है वो मैचस्टिक चलने लगेगी ऑक्सीजन की हेल्प से। तो अभी हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे और इसमें रेस्पिरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। उसके बाद ये रिव्यू क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है और ये जो राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो सब मैं आपको नोटबुक में दूँगी। Let's start respiration. What is respiration? Respiration is the process in which glucose is broken down to release energy. तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को हम और ज़्यादा ब्रेक करते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। Some of the energy liberated during the breakdown of glucose molecule is in the form of heat। कुछ जो एनर्जी रिलीज़ होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद उसे वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है और या तो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है या फिर वो उसका बहुत बड़ा पार्ट एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसे बोलते हैं हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसे क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है ATP। Any activity inside the cell is carried out by the energy released by these ATP molecules। कोई भी एक्टिविटी जो होती है एक सेल में वो सिर्फ और सिर्फ इस ATP मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है, क्योंकि वह एनर्जी कंटेन करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करता। एरोबिक रेस्पिरेशन, usually all cells throughout life perform aerobic respiration by utilizing oxygen to break down the food and get energy। जो सारे सेल्स थ्रू आउट लाइफ मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी को ब्रेक डाउन करने, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो एकदम वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर और एनर्जी में। तो जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली
ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर एंड एनर्जी में। द एक्सेस एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एक्सेस एनर्जी है, जो ज़्यादा एनर्जी है, जो एनर्जी बच जाती है, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज द केमिकल विच स्टोर्स द एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी स्टोर होती है तो उसमें 38 एटीपी ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। जो इसका इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विच इज 38 एटीपी। ओके, next, anaerobic respiration. Anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Anaerobic respiration को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो बिना ऑक्सीजन के अकर होता है और इट इज़ यूजुअली, वो मोस्टली पैरासाइट्स में होता है और ईस्ट में और ज़्यादातर बैक्टीरिया में होता है। वो पैरासाइट्स में होता है जो इंटेस्टाइन में रहते हैं और ईस्ट में होता है और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज में होता है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पार्शियली, पार्ट बाय पार्ट ब्रेक डाउन होता है और उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, उसमें खाली 2 एटीपी एनर्जी रिलीज़ होती है। उसका इक्वेशन है ये। Glucose with the help of enzymes gives ethanol, carbon dioxide and energy which is 2 ATP. ये दोनों इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू एथेनॉल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड जो ग्लूकोज है वो ब्रोकन डाउन होता है एथेनॉल में। ठीक है, एथेनॉल में ब्रोकन डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये डिफरेंसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। Aerobic respiration, it utilizes oxygen. Anaerobic respiration, it does not utilize oxygen. Aerobic respiration में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, anaerobic respiration नहीं करते हैं। aerobic respiration में जो फूड मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज एकदम अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और anaerobic respiration में वो पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं। aerobic respiration में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। anaerobic respiration में एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और लैक्टिक एसिड बनता है। तो जो एथेनॉल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लांट्स में फॉर्म होता है और लैक्टिक एसिड के साथ एनिमल्स में फॉर्म होता है। मोस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादातर एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, वो है 38 एटीपी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि 2 एटीपी। डिफरेंसेस हो गए, अभी हम करेंगे इसका कंटिन्यूएशन। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू एथेनॉल। जो एथेनॉल जो ब्रेक डाउन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है और जो एनर्जी होती है वो बहुत कम रिलीज़ होती है जो कि खाली 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपीज। एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है इस टेबल में 4.2 में। और लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो ये सारे स्टेप्स होते हैं: अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर में से अब्जॉर्ब करते हैं। स्टोर्ड फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में। एज द रिजल्ट ऑक्सीडेशन किया तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है एंड प्रोडक्ट्स वो प्लांट से बाहर निकल जाते हैं। ना फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। Plants get the required energy for the oxidation of glucose during the process of respiration. जो plants है वो एनर्जी उन्हें जो एनर्जी चाहिए होती है वो उन्हें मिल जाती है ग्लूकोज के ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से। और ये है इक्वेशन
ये है आपका इक्वेशन रेस्पिरेशन का। तो ये इक्वेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं। जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड से सिंथेसाइज होता है। जब वाटर ग्लूकोज तब सिंथेसाइज होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये है photosynthesis का equation. At the first sight, it appears that respiration and photosynthesis in plants are two opposite processes. जब हम पहली बार देखते हैं इन दोनों को तब लगता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एकदम अपोजिट प्रोसेसेस है, लेकिन कुछ वेज में ये सही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम और ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस का टाइम एनर्जी जो है सनलाइट से ऑब्टेन होती है और एनर्जी और उसके बाद और रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एक बार क्लियर से बोलती हूँ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम जो एनर्जी होती है सनलाइट से ऑब्टेन होती है और रेस्पिरेशन के टाइम वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद ये है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस में फूड सिंथेसाइज होता है, रेस्पिरेशन में फूड और ब्रेक होता है। फोटोसिंथेसिस में बनता है फूड और रेस्पिरेशन में फूड और ब्रेक होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में अकर होता है जिसमें ओनली क्लोरोफिल होता है। रेस्पिरेशन प्लांट एंड एनिमल के दोनों सेल में अकर होता है। फोटोसिंथेसिस खाली दिन में होता है और रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में होता है। ये बॉक्स अब पढ़ते हैं। रात के टाइम रेस्पिरेशन चलता रहता है और जो प्लांट है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये किसी तरह से सच है कि ये एक मिथ है, ये सच है कि किसी को पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोना पेड़ के नीचे अच्छा है क्योंकि वो उस टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, पर रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो रात में उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। तो एक्टिविटी 5 करते हैं, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये इसका एम क्या है? प्रूविंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम जर्मिनेटिंग सीड में प्रोड्यूस होता है। 2 फ्लास्क लीजिए ए और बी, उसमें वेट कॉटन डालिए, वेट कॉटन वुल डालिए हर एक फ्लास्क के नीचे, और soaked seeds are placed in the flask A and an equal number of boiled seeds are placed in flask B. तो आपको 2 बीकर लेने हैं, उसमें कॉटन डालना है और उसे मॉइस्ट करना है, और ए में आपको सोक बीन्स रखने हैं जो थोड़े जर्मिनेट हो गए होंगे, और बी में आपको डेड सीड्स रखने हैं जो कि बॉईल करके आप उसे डेड करेंगे। और उसके बाद A little antiseptic such as carbonic acid is added to flask B. Number 1, लिटिल एंटीसेप्टिक जैसे कि कार्बोनिक एसिड बी में डालना है बैक्टीरियल ग्रोथ डेड सीड्स पे, बैक्टीरियल ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए। नहीं तो वो रेस्पायर करेगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा बैक्टीरिया। द फ्लास्क जो फ्लास्क है दोनों, उसे टाइटली कॉर्क कर लीजिए, उसे टाइटली सील कर लीजिए कॉर्क लगा के। उसके बाद उसे लाइट और टेम्परेचर में रख दीजिए जो कि दोनों के लिए सेम हो और उसके लिए जर्मिनेशन के लिए वो सूटेबल हो। इसके कुछ दिन बाद ए में आप देखेंगे कि जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन बी में कुछ चेंज नहीं आया है क्योंकि सारे सीड्स डेड है। जो गैसेस है हर एक फ्लास्क में, उसे कॉर्क हटा के टेस्ट करेंगे और उसके बाद
एक टेस्ट ट्यूब में एक फ्लास्क में आपको उसमें से ए और बी में से, उसके बाद कुछ दिन बाद आपको एक फ्लास्क में से उसका पानी निकाल के लाइम वाटर में डालना है। अगर वो लाइम वाटर मिल्की होता है इसका मतलब उसमें CO2 है। और अगर उसमें CO2 है तो वो गैस जो है फ्लो डाउन कर जाएगी और वो मिल्की बन जाएगी, लाइम वाटर के साथ मिल्की कलर ले लेगी। उसके अगर उसमें कोई गैस नहीं है, जैसे कि बी में बॉइल्ड सीड्स है तो उसमें कोई गैस प्रोड्यूस नहीं की है, तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए ये कंक्लूजन हमें मिलता है कि जर्मिनेटिंग सीड्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ये है आपके सॉल्यूशंस। शॉर्ट आंसर, इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लीव जनरली ग्रीन क्यों लगते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। नंबर 2 का आंसर मार्क कर दिया है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट। नंबर 4 टेकन इन गैस है ऑक्सीजन, गिवन आउट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके ये ब्राइट सनलाइट दिया ना, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस है। अगर रेस्पिरेशन होता तो इसका उल्टा होता, जो मैंने बोला। ये ब्राइट सनलाइट है मतलब दिन का टाइम है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसका आंसर भी मैंने मार्क कर दिया है। 1 है C, 2 है F, 3 है B, 4 है E, 5 है A, 6 है D। 6 का आंसर भी मार्क कर दिया है। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसे जस्ट यही है उसका आंसर। एंड देन एक्सप्लेन, और ये सब जो है जो रिटन क्वेश्चन आंसर्स है वो शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी मैं, और उसके साथ ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So if you enjoyed this video, please hit the like button and share my videos and subscribe to my channel.